अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज स्टूडेंट्स हम लोग अपनी रिवीजन सीरीज का सेकंड चैप्टर जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सप्लाईज ये स्टार्ट करेंगे। क्लास में हमने तीन चीज़ें इसमें इसमें सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सूचर्स हैं और सर्जिकल ड्रेसिंग्स हैं। ये लेफ्ट साइड पे आपके पास जो है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सर्जिकल सूचर्स और इसके अलावा सर्जिकल ड्रेसिंग्स। जी सर्जिकल ड्रेसिंग्स में हमने सबसे पहले तो वुंड की जो है ना वो थोड़ी सी फिजियोलॉजी पढ़ी थी कि वुंड जो है ना वो दो टाइप्स के होते हैं, डेसिकेटेड और इसके अलावा एक्सुडेटिव वुंड्स। ठीक है जी। डेसिकेटेड वुंड उनको मॉइस्ट एनवायरनमेंट चाहिए होती है और जो एक्सुडेटिव वुंड्स हैं उनकी मैसेलेशन को प्रिवेंट करना होता है। ये हमारे एक्सुडेटिव और डेसिकेटेड वुंड्स की। इसके अलावा हमने इसमें ड्रेसिंग्स पढ़ी, प्राइमरी वुंड ड्रेसिंग और सेकेंडरी वुंड ड्रेसिंग्स। प्राइमरी वुंड ड्रेसिंग्स में प्लेन गॉस, इम्प्रेग्नेटेड गॉस और फिल्म ड्रेसिंग थी। प्लेन गॉस के जो ड्रॉबैक्स थे वो इम्प्रेग्नेटेड गॉस में नहीं है और फिल्म ड्रेसिंग जो है ना ये ट्रांसपेरेंट थी। और सेकेंडरी वुंड ड्रेसिंग में जो हमने पढ़ा था एब्जॉर्बेंट सबसे पहले पढ़ा, सर्जिकल कॉटन। और सर्जिकल कॉटन के आगे दो टाइप्स थी, नॉन एब्जॉर्बेंट और एब्जॉर्बेंट। नॉन एब्जॉर्बेंट में अनब्लीच्ड है जो ग्रे कलर की होती है और ब्लीच जो है ना वो वाइट कलर की होती है। ठीक है जी। अनब्लीच्ड कॉटन जो है ना वो ज़्यादातर बैक्टीरियोलॉजी में यूज़ होती है। ब्लीच कॉटन जो है ना वो उसको सर्जिकल जो है ना उसमें यूज़ होती है। अच्छा जी, फिर हमने पढ़ा जी एब्जॉर्बेंट कॉटन जो है, एब्जॉर्बेंट कॉटन और रेयॉन को उसमें आपको मैंने बताया था। और रेयॉन जो है ना फिर उसको कैसे मैन्युफैक्चर करते हैं, किस प्रोसीजर्स, कौन से प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं वो मैंने आप लोगों को बताया था। सर्जिकल कॉजेज जो है उसमें फिल्मेटेड नॉन वोवन सर्जिकल गॉज थी, मेडिकेटेड सर्जिकल गॉज, सेल्वेज एज गॉज पैड, स्पंज। ये मैंने कुछ इसमें आप लोगों को बताया भी था इसमें कि ये कैसे जो है ना वो सैनिटरी नैपकिन्स वगैरह और सॉरी एक्सरे डिटेक्टेबल गॉज पैड्स, ड्रेसिंग कंबाइंस वगैरह ये आप लोगों ने पढ़ा। फिर बैंडेजेस में आपने एक और बैंडेज और इलास्टिक बैंडेज पढ़ा, ट्रायंगुलर ऑर्थोपेडिक बैंडेजेस, फिर कास्ट पैडिंग और स्टॉकिनेट बैंडेजेस जो है ना वो आपने पढ़ा। एडहेसिव टेप्स में एक्राइलेट, रबर बेस्ड और कंबाइंड प्राइमरी सेकेंडरी कंपोजिट ड्रेसिंग भी कहते हैं। इसमें हाइड्रोजेल्स, कुछ चीज़ों की एक्सप्लेनेशन देखी थी, जैसे हीमोस्टैटिक प्रोडक्ट्स में आप लोगों को थ्रोम्बिन, डिस्पोजेबल स्टेराइल बच्चे कहाँ आग लगी है? एब्जॉर्बेबल सूचर्स में सर्जिकल गट, प्लेन सर्जिकल गट, ट्रीटेड सर्जिकल गट, सिंथेटिक एब्जॉर्बेबल सूचर्स और नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर्स आप लोगों ने पढ़े। इसके एग्जांपल सिंथेटिक नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर्स भी आप लोगों ने एग्जांपल्स देखी थी इसकी। और लास्ट में आपने जो है ना अदर सूचरिंग टेक्निक्स जो है ना वो देखी है। हमें ज्वाइन कर लिए उन लोगों ने जिन्होंने सर जिन ग्रुप्स की प्रेजेंटेशन है उनका जो टॉपिक है वो न्यूक्लियर फार्मेसी वाला है। नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्जिकल सप्लाईज नहीं है सर न्यूक्लियर फार्मेसी है, न्यूक्लियर फार्मेसी है। तो बच्चे आप सही कल है। अच्छा, सॉरी मैंने तो इसका रिव्यू दे दिया आप लोगों को। चलें ठीक है। ओके, मैंने तो उसके ऊपर भी अपना टॉपिक भी यही लिखा हुआ है। वो चेंज हो सकता है टॉपिक, वो इसमें हेल्प कर सकते हैं? ये चेंज हो सकता है टॉपिक जो मैंने उस पर लिखा हुआ है? सर आप मीटिंग में लिखा हुआ है आपने जूम पे? जी तो वो सर कौन सा इशू है जो मर्जी प्रेजेंट कर दें, वो किसने देखना है? हाँ, लेकिन हम इतना अगर सही चल रहे हैं तो वो अगर चेंज हो जाए तो अच्छी बात है। अच्छा चले, कोई मसला नहीं, वो मैं देख लूंगा। मीटिंग सेटिंग में जाके सर हो सकता है शायद। यस, मीटिंग सेटिंग्स में ठीक है। सर वो हाँ आप खुद कर सकते हैं। ओके अच्छा, उसामा
किस तरह होगा ये? सर बैक हो जाएगा। अच्छा हो जाएगा, चले ठीक है, ये मैं इसको ना फिर जी देखता हूँ। स्टार्ट करें फिर? जी सर। कौन से स्टूडेंट्स हैं? सर हमजा इकराम है, मैं हूँ, रबिया है, उसके बाद जैनब इलियास है और शुमाइल बुखारी है। ओके, जो प्रेजेंट कर दे तो वो नेक्स्ट प्रेजेंटर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो है ना वो दे दे, ताकि थोड़ा आसानी हो जाए। ओके मैं सर। आप लोगों के लिए वो स्क्रीन शेयर कर लूँ। न्यूक्लियर फॉर्मेशन, न्यूक्लियर फॉर्मेशन। जी बच्चे स्टार्ट करें फिर। सर ये नीचे आने तरह दूसरी स्लाइड पे पेजेस पे जहाँ से पेज स्टार्ट होता है वहां पे आने दें इस एक स्लाइड को। एक मिनट बच्चों, यहाँ से नहीं आप स्टार्ट करोगे, आप फर्स्ट पेज से करोगे। ओके सर आगे अगली जो स्लाइड है जहाँ पे पेज है, राइट राइट, यहाँ सर और आगे करे तो अगली स्लाइड। जी सर यहाँ से। जी सर, न्यूक्लियर फार्मेसी इज अ सर्विस टू improve and to promote health through safe and efficacious use of radiopharmaceuticals for diagnosis, therapy, and palliation. Sometimes the term nuclear pharmacy is used interchangeably with radiopharmacy. Radiopharmacy is subspecialty of pharmacy deal with receiving, preparation, quality control, storage, and dispensing of radiopharmaceuticals. Radiopharmacy also deal with disposal of radioactive waste and documentation of each operation. Furthermore, radiopharmacy may be engaged in research, dispensing, and development of new pharmaceuticals. In terms of space, the radiopharmacy is also called hot laboratory because of the processing of radioactive material in it, which sometimes are referred to as hot material. The term radiopharmaceutical is derived from two words, as radioactive and pharmaceutical. It is medicinal product containing a radionucleotide as an integral part of the main ingredients. The medicinal part of radiopharmaceutical available in minute quantities not intended for pharmacological actions. Rather, it carries the radioactivity to site of action and thus called radioactive tracer or just a tracer. The second part of radiopharmaceutical is a radionucleotide. The radionucleotide is a species of radioactive atom with a specific atomic neutron number. सर आगे वाली स्लाइड कर दें। हाँ, आप हमजा इकराम हो? जी सर। हमजा, ये जो आपने ये जो भी पैराग्राफ पढ़ा है, इसको थोड़ा जी सा सर। एक्सप्लेन कर दोगे जरा। इसमें फार्मास्यूटिकल और रेडियो एक्टिव दो जो है ना, रेडियो फार्मास्यूटिकल की कंपोजिशन में दो कंपोनेंट्स है, रेडियो एक्टिव मटेरियल और फार्मास्यूटिकल। आप इसमें जी क्या सर। करा?
कि थेराप्यूटिकली एक्टिव कौन सा इसमें से कंपोनेंट है? जी सर। इसमें से किसकी थेराप्यूटिक एक्टिविटी है? मतलब जब आप जी रेडियो सर। फार्मास्यूटिकल बॉडी में देंगे, एडमिनिस्टर करेंगे, तो थेराप्यूटिक एक्टिविटी किसकी होगी? आइदर रेडियो एक्टिव मटेरियल और फार्मास्यूटिकल एजेंट। सर दोनों की होगी। नहीं, इसमें मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि इसमें रेडियो एक्टिव मटेरियल, इसमें जो फार्मास्यूटिकल है वो सिर्फ ट्रेसर के तौर पे यूज हो रहा है, लेकिन जो जी रेडियो सर, एक्टिव मटेरियल है एक्चुअली उसकी एक्टिविटी। वो मेन एक्टिव है। जी सर। क्योंकि अगर ड्रग ही की अगर थेराप्यूटिक एक्टिविटी होगी तो फिर रेडियो जी एक्टिव सर। मटेरियल का क्या काम हुआ? तो इसलिए हम इसमें जी ड्रग जो है सर। वो इतनी क्वांटिटी में देते हैं कि वो थेराप्यूटिक प्रोड्यूस ना कर सके। ठीक है, जी सर। वो सिर्फ उसको जी सर। साइट ऑफ एक्शन पे लेके जाती है drug। आपने बहुत सी ऐसी ड्रग्स देखी होंगी जो कि एनालॉग्स होते हैं रिसेप्टर्स के, ठीक है, वो एज अ लाइगेंड यूज जी होती है। सर। जैसे ग्लूकागॉन जो है, अब कैंसर सेल्स में ग्लूकागॉन के रिसेप्टर्स ओवर एक्सप्रेस हुए हुए होते हैं, ठीक है, सॉरी ग्लाइकोजन ग्लाइकोजन के जी सर। रिसेप्टर्स ओवर एक्सप्रेस होते हैं कैंसर सेल्स में। अब अगर आपने कैंसर सेल्स को ट्रीट करना है विद रेडियो एक्टिव मटीरियल, तो आप ग्लूकागॉन की थोड़ी सी अमाउंट जो है ना वो उसमें ऐड कर देंगे, उसके साथ अटैच कर देंगे, ताकि ग्लाइकोजन जो है वो उसको साइट ऑफ एक्शन पे ले। ग्लाइकोजन एक्ट करेगा एज अ रिसेप्टर, एज अ लाइगेंड, और जी सर, रिसेप्टर बिल्कुल। अटैच होगा, ठीक है, और फिर रेडियो फार्मास्यूटिकल की एक्चुअली थेराप्यूटिक एक्टिविटी। चलें, ये मैंने नेक्स्ट स्लाइड कर दिया है, ये लें। Sir, again, due to use of radiopharmaceuticals, this service and the unit from where it is provided is also called radiopharmacy or hot laboratory. The person who rendered this service is also called radiopharmacist. The use of radioisotopes for the diagnosis, treatment, and palliation is increases in various clinical settings such as cancer, cardiac, and imaging centers. A large number of private and Pakistan Atomic Energy Commission owned hospitals are currently using radioisotopes for diagnosis, therapeutic, and research purposes, but perhaps none has developed radiopharmacists. Hospital pharmacists have the potential to expand professional services rendered by the pharmacy department. The radiopharmacy practice is in its infancy in Pakistan, particularly in private institutions, making the responsibilities and challenge of a pharmacist more exciting and, of course, rewarding. Okay. Organization: the radiopharmaceutical service is rendered from the division of hospital pharmacy or by the section under nuclear medicine department. Nuclear medicine is a clinical specialty. सर आगे करते हैं. जी जी सर, ये Dealing with the application of radionucleotides as an integral part of nuclear medicine department. Radiopharmacy functions under management of head of nuclear medicine department, who is physician. This environment may be unfamiliar for a pharmacist, medical physicians. For the implementation of radiation protection is his colleague, and the radiopharmacist will be the charge of radiopharmaceutical administration, nurse, and nuclear medicine technologies. In pharmacy department, radiopharmacy unit performs under the direction of pharmacy director. As premises, the radiopharmacy may be located within the pharmacy department or in the nuclear medicine department of the institution adjacent to the radioisotope administration area. So slide आगे करते हैं. जी Discriminatory properties of radiopharmaceuticals. To play an efficient role in nuclear pharmacy section, it is necessary to expose the student in hospital pharmacy to the difference between ordinary pharmaceuticals and radiopharmaceuticals. A radiopharmaceutical has the following discriminating features. Presence of radioactivity. Due to the presence of radioactive atoms as an integral part of radiopharmaceuticals, it is associated with emission of radiation, thus requiring special precautions during handling. Scarcity of pharmacological effect. The radiopharmaceuticals do not produce pharmacological effects since the quantities of active pharmaceutical ingredients range from picogram to nanogram per kilogram. तो स्लाइड आगे कर दें.
ऑफ एडमिनिस्ट्रेड डोज। चलें जी आगे। particular grammar मतलब ये administrator आपने dose। आपने कहाँ तक मतलब ये आपका फिर आपने इसकी कहा प्रॉपर्टीज था तक है, इसकी प्रॉपर्टीज तक मेरे। ओके ओके ठीक है। हाँ जी आगे हमजा। सर अभी नहीं आई, मेरे नहीं आई सर, अगली स्लाइड आ गई। जी सर आ गई है। ये Having आपने short shell। हमजा ये आपने जी पेपर में सर, भी ऐसे ही वर्ड टू वर्ड लिखना है जी जैसे सर आप वहाँ इंशाल्लाह। सुना रहे हो। जी सर बिल्कुल। चलें ठीक है। Having short shell life due to the presence of radioactivity, radiopharmaceuticals have short shell life. Thus, the pharmacist has to keep a constant time expiry of radiopharmaceutical. This also poses constraint for quality control check before administration of radiopharmaceutical to patients. Administered to patient even before the result of quality control test. Usual route of administration. Most of the radiopharmaceuticals are prepared as sterile, pathogen-free intervention solution to be administered directly to patient. Other less common routes of administration include oral, intestinal, and inhalation. Radioactive इसके example है radioactive gases aerosols. Dose measurement in terms of radioactive units. The dose of radiopharmaceutical is measured in units of radioactivity rather than milligram or milliliter. Half-life. The half-lives of radiopharmaceuticals take in consideration a physical half-life, biological half-life, and effective half-life. The physical half-life for radiopharmaceuticals is time necessary for radioactive atoms to decay one half to their original number. Biological half-life is the time required for the body to eliminate one half of the original number. तो स्लाइड आगे करते हैं। जी एक मिनट। Administered dose of any radiopharmaceutical by the process of biological elimination. Effective half-life of radiopharmaceutical is time required for administered radiopharmaceutical dose to be reduced by one half due to physical decay and biological elimination. Practice regulations. The practice of radiopharmaceuticals as well as premises for this practice require NOC from Pakistan Atomic Energy Commission. Restrictions on quantity use. Prescribed amount can be handled per year in the clinical setting. मतलब Agus ये Pharma is हमजा ये एनओसी क्या होता है? एनओसी किस चीज का एब्रिविएशन है? NOC क्या दिल बात? से निकल गया पता था। नो ऑब्जेक्शन। जी सर नो ऑब्जेक्शन। आगे सी सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, नेक्स्ट मेरा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। आप कौन? नाम आपका? उसामा फरहान शाही। उसामा फरहान शाही ठीक है। चलें बच्चे स्टार्ट करें। रेडियो फार्मास्यूटिकल्स की जो है ना वो 3 एप्लीकेशन हैं जो प्रोमिनेंटली यूज होती हैं। इनमें डायग्नोसिस है, उसके बाद ट्रीटमेंट है और पैलिएटिव केयर है। डायग्नोस्टिक में हम जो है वो गामा रेज यूज करते हैं। मतलब गामा रेज यूज करके हम डायग्नोस करते हैं कि कोई मतलब कैंसर वगैरह या किसी भी किस्म की कोई डिजीज जो रेडिएशन से डायग्नोस हो सकती है, फॉर एग्जांपल कोई अल्सर वगैरह, तो हम इस तरह गामा रेज जो है वो यूज करते हैं ताकि हमारी डायग्नोस्टिक हो सके। These radio pharmaceuticals are localized in organs of interest so as their images can be acquired externally। मतलब जैसे ही हम रेडियो कोई ट्रेसर वगैरह या कोई भी सोर्स यूज करते हैं गामा रेज का, तो जिस जगह पे डायग्नोसिस या जिस जगह पे कोई डिजीज वगैरह ऑर्गन वगैरह डैमेज होता है, उस जगह पे जो है वो ये गामा रेज वो इकट्ठी हो जाती हैं और हमें गामा कैमरा के जरिए इसका इमेज मिल जाता है। A large number of radiopharmaceuticals are available to trace one or more particular function of human body। अच्छा, गामा रेज जो है उनकी जो एनर्जी होती है वो 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेके 200 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के दरमियान हम यूज करते हैं। ये डिजायरेबल होती है, मतलब ये इससे कोई साइड इफेक्ट या कोई ऑर्गन डैमेज होने का खतरा नहीं होता।
उसके बाद जो ट्रेसर यूज करते हैं गामा रेज के लिए, मतलब जो सोर्स यूज करते हैं वो मोस्टली टेक्नीशियम 99 होता है। नेक्स्ट करें सर स्लाइड। जी। अच्छा, थेराप्यूटिक एप्लीकेशन में हम अगर देखा जाए तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप जो है वो थेराप्यूटिकली जो हम यूज करते हैं वो मोस्टली हम कैंसर पेशेंट के लिए यूज करते हैं, जो न्यूप्लास्टिक सेल्स होते हैं, मतलब जो जिनकी ओवर ग्रोथ हो गई होती है, यानी जो कैंसर होते हैं, इसके लिए जो हम रेज यूज करते हैं वो बीटा पार्टिकल्स होती हैं। बीटा पार्टिकल्स जो सूटेबल उनकी रेंज होती है वो 0.5 टू 0.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होती है, मिली इलेक्ट्रॉन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होती है। हाँ, और इसकी इनकी हाफ लाइफ जो है वो डेज मतलब बहुत ज्यादा दिन तक होती है। मतलब हम ये जो है ना ये कीमोथेरेपी यूज करते हैं तो ये काफी दिन तक चलती रहती है, कि मतलब एक दिन हमने यूज की और हम नेक्स्ट कीमोथेरेपी के लिए कोई 2-1 हफ्ते तक वेट करेंगे। इनके जो सोर्सेज हैं बीटा पार्टिकल्स के वो हैं आयोडीन 131, फास्फोरस 32 हैं जो कॉमनली यूज होते हैं। नेक्स्ट सर। जी, एक मिनट बच्चे। अच्छा, पैलिएटिव एप्लीकेशन, अगर जो कैंसर है या कोई भी किसी किस्म की जो डिजीज है जो एक हद से ज्यादा बढ़ चुकी है, मतलब जिसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, लेकिन उसकी वजह से अगर उस पेशेंट को पेन हो रही है या मतलब उसकी जो कंडीशन है वो वर्सन हो रही है, तो हम उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स जो हैं वो यूज कर सकते हैं। इससे हम डिजीज को इरेडिकेट तो नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि उसकी जो पेशेंट की जो डिजीज की कंडीशन है या जिस वो पेन जो हो रही है या जिसकी वजह से उसको वो क्या नाम है एक किस्म का सुकून नहीं है, तो इसकी इससे हम जो है ना वो अवेलेबल मतलब कर सकते हैं। इसके लिए जो आइसोटोप यूज होते हैं वो स्ट्रांशियम 89 है और फास्फोरस 32 है जो मोस्टली यूज होते हैं, और मोस्टली ये कैंसर पेशेंट के लिए यूज करते हैं जो कि एंड स्टेज पेशेंट होते हैं, यानी कि टर्मिनल स्टेज, जिनके बचने के कोई चांसेस नहीं होते। नेक्स्ट। उसके अलावा प्लानिंग फॉर रेडियो फार्मेसी, मतलब रेडियो फार्मेसी के लिए कौन कौन सी प्लानिंग मतलब कौन कौन सी चीजें हैं जो फार्मासिस्ट को चाहिए कि वो पहले से प्लान कर सके, ताकि जो है ना हम इस तरह रेडियो फार्मेसी क्या नाम है रेडियो आइसोटोप या रेडियो फार्मेसी को हम ये फंक्शनलाइज कर सके। इसमें जो है आइसोटोप्स हमारे साथ होने चाहिए, फिजिबिलिटी ऑफ एन आइसोटोप सेक्शन, एक आइसोटोप का मुकम्मल सेक्शन होना चाहिए, ऑपरेटेड बाय हॉस्पिटल फार्मेसी, लेआउट एंड डिजाइन ऑफ रेडियो एक्टिव ब्रांच ऑफ फार्मेसी डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट का अलहदा से लेआउट होना चाहिए, डिजाइन होना चाहिए, ताकि जो है वो नॉर्मल फार्मेसी या नॉर्मल जो हॉस्पिटल के डिपार्टमेंट है वो रेडियो आइसोटोप्स या रेडियो फार्मेसी से दूर रहें। एलोकेशन ऑफ स्पेस एंड इक्विपमेंट्स ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स लेबोरेटरीज, स्पेस होनी चाहिए और इक्विपमेंट्स होने चाहिए ताकि जो आइसोटोप्स हैं उनको हम कंट्रोल कर सकें, क्योंकि वो रेडियो एक्टिव होते हैं और वो जो बीटा रेज या गामा रेज एमिट करते हैं वो खतरनाक हो सकती हैं। टाइप्स ऑफ मॉनिटरिंग हैंडलिंग और मेजरिंग डिवाइस को मतलब मेजरिंग डिवाइस होनी चाहिए ताकि जो हम रेस जो यूज कर रहे हैं क्या वो विद इन रेंज है हमारी, ताकि इससे जो पेशेंट है वो कोई उसको कोई इस तरह की कोई नई डिजीज ना हो जाए या कोई, क्योंकि कुछ दफा इस तरह होता है कि हम एक्सरे या कोई इस तरह की यूज कर रहे होते हैं और वो हम कंट्रोल ना करने की वजह से उस पेशेंट के जो नॉर्मल सेल्स हैं वो कैंसर सेल में बदल जाते हैं। प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर फॉर रेडियो एक्टिव मटीरियल, उसके बाद है रेडिएशन प्रोटेक्शन मेजर्स होने चाहिए। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ हॉस्पिटल स्टाफ की एक मुकम्मल ट्रेनिंग होनी चाहिए ताकि रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट हैं उनके जो खतरात हैं उनसे भी बचा जा सके। लाइसेंसर होना चाहिए कि इस हॉस्पिटल के पास लाइसेंस होना चाहिए कि वो रेडियो फार्मेसी को या रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स जो हैं वो यूज कर सकती हैं, क्योंकि अगर उसके पास लाइसेंस नहीं होगा, जो हमारी पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन है उसकी तरफ से एक लाइसेंस जारी किया जाता है ताकि जो भी जो हमारे उधर रेडियो फार्मेसीज हैं, जो भी रेडियो फार्मास्यूटिकल या रेडियो एक्टिव आइसोटोप जो भी किसी भी किस्म का जो परफॉर्म कर रहे हैं वो क्या कंट्रोल कंडीशन में हो रहा है, इसका एक लाइसेंस होता है।
उसके बाद सजेशन फॉर स्पेशल कोर्सेज जो है ना वो कंटिन्यूसली टीच करना चाहिए कि नेक्स्ट सर बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर रेडियो फार्मेसी जी बेसिक रिक्वायरमेंट जो है ना वो मेनली हमारे पास लाइसेंसर है कि सबसे पहले तो हमारे पास लाइसेंस होना चाहिए। लाइसेंस कहाँ से होना चाहिए? अंडर द कंट्रोल सुपरविजन ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन फेडरल गवर्नमेंट एजेंसी है जो कि एक लाइसेंस जारी करेगी ताकि हम जो है ये डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट या पैलिएटिव प्रीमिसेस को मद्देनजर रखते हुए को मद्देनजर रखते हुए जो है हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो है लाइसेंस रिस्ट्रिक्ट्स द यूज ऑफ आइसोटोप्स टू दोज लिस्टेड ऑन लाइसेंस। हाँ जी, इसमें यह है कि जो भी हमने चीज लाइसेंस पे लिखी है या जो भी लाइसेंस उन्होंने जिस आइसोटोप का इशू किया है कि इस आइसोटोप को आप सिर्फ यूज करते हैं, हम सिर्फ उस आइसोटोप के अलावा किसी और आइसोटोप को यूज नहीं कर सकते। उसके बाद जो इंस्टीट्यूशन लाइसेंस हैव अ मेडिकल isotope committee to evaluate all proposal for research diagnosis and therapeutic use of isotopes। एक जो है ना कमेटी भी डेवलप होनी चाहिए, मतलब जो हॉस्पिटल के अंदर है जो कि इवेल्युएट कर रही होती है करे कि रिसर्च जो है या डायग्नोस्टिक या थेराप्यूटिक यूज हैं वो कंट्रोल रेंज में हो रहे हैं या नहीं हो रहे। नेक्स्ट फैसिलिटीज में जो मेन चीज है वो हमारे पास है स्पेस हमारे पास होनी चाहिए और एक एडिक्वेट स्पेस होनी चाहिए। बाकी फार्मेसी या बाकी डिपार्टमेंट की स्पेस हटकी होनी चाहिए सेपरेटेड फ्रॉम फार्मेसी एरिया फॉर नॉन रेडियो एक्टिव ताकि जो रेडियो एक्टिव रेज हैं उनसे जो है ना वो बचा जा सके। उसके बाद ड्रग्स सिक्योर्ड फ्रॉम अनऑथराइज्ड पर्सनल जो कि अनऑथराइज्ड पर्सनल है, फॉर एग्जांपल है कोई टेक्नीशियन वगैरह हो जाते हैं या कोई इस तरह के कोई लेआउट मैन हो सकते हैं, अगर वो यूज कर रहे हैं तो उन्हें इस तरह की चीजों से इज्तनाब करना चाहिए। नेक्स्ट है जी इक्विपमेंट्स हैं। इक्विपमेंट्स में हम आइसोलेटर्स, लैमिनर फ्लो हुड, उसके बाद फ्यूम हुड फॉर फ्यूम जनरेशन, डोज कैलिब्रेटर है, उसके बाद रेफ्रिजरेटर है, क्लास ए प्रिस्क्रिप्शन बैलेंस और बैलेंस ऑफ ग्रेटर सेंसिटिविटी, सिंगल और मल्टीपल चैनल गामा सैनिटाइजेशन सेंटर, उसके बाद माइक्रोस्कोप है, उसके बाद रेडियो को केमिकल हुड है, फिल्टर, ये सारे इक्विपमेंट्स हैं ये हमारे पास होने चाहिए ताकि हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप को ऑपरेट कर सकें। नेक्स्ट ये तो इजी है, न्यूक्लियर फार्मासिस्ट की स्किल्स किस में होनी चाहिए, ठीक है, ये तो आप लोगों को पता है। रेडियो आइसोटोप कमेटी शुमाइल विल डिस्कस। ओके यस सर, मेरी आवाज आ रही है सर? जी जी बिल्कुल। अच्छा, रेडियो आइसोटोप कमेटी बेसिकली जो भी हॉस्पिटल्स के जो आइसोटोप प्रोग्राम्स होते हैं उनको सुपरवाइज करने के लिए और उनको कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और एक कमेटी में बेसिकली 4 मेंबर्स होते हैं, मेडिकल फिजिकिस्ट, क्लिनिकल रेडियोलॉजिस्ट, हेमाटोलॉजिस्ट और सर्जन। इसमें फार्मासिस्ट नहीं होता और नीचे ये कहा गया है कि फार्मासिस्ट होना चाहिए। उसके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेशन है उससे भी एक बंदा एक रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। उसके अलावा नर्सिंग सर्विसेज में से भी एक रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए इसके अंदर, क्योंकि जो फार्मासिस्ट है वो परचेजिंग में और जो भी आइसोटोप्स हैं उनको रिसीव करने में और स्टोरेज में और डिस्पेंसिंग वगैरह में सारा वो काम करता है, तो एक फार्मासिस्ट होना भी जरूरी है। उसके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो भी पूरे प्रोग्राम को डेवलप करने में और डील करने में काम कर सकता है। नर्स जो है वो देखती है कि कैसे सारा का सारा जो प्रोसीजर है वो कैरी आउट हो रहा है और डेंजर्स क्या है और क्या कहाँ पे है। रेडियो फार्मास्यूटिकल ऑपरेशन जो रेडियो फार्मास्यूटिकल यस सर सब जा रही है वो जो रेडियो फार्मास्यूटिकल ऑपरेशन है ये बेसिकली जो भी एटॉमिक एनर्जी कमीशन है उसके जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके अंदर रहना चाहिए, सारे स्टैंडर्ड्स को मीट करना चाहिए। एक क्वालिफाइड पर्सोनल के अंदर ये सारा का सारा ऑपरेशन होने चाहिए। उसके अलावा ये है कि जो भी जितना भी इन्वेंट्री है या जो भी डिस्पोजिशन है जो भी काम हो रहा है सबकी डॉक्यूमेंटेशन जरूरी है। उसके अलावा लेबलिंग जरूरी है, जो भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो भी डिस्पेंस हो रहा है उसकी लेबलिंग होनी चाहिए। लेबलिंग में उसका स्टैंडर्ड रेडिएशन सिंबल, उसमें रेडियो न्यूक्लियाइड कौन सा ये मेंशन करना जरूरी है। उसके अलावा केमिकल फॉर्म्स कौन से हैं इस न्यूक्लियाइड की, कितना इसमें अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल है, बैक्टीरियल सिक्यूरिटीज में इसको डिफाइन करना। नेक्स्ट सर। एनवायरमेंटल कंट्रोल, ये तो इजी है जी। नेक्स्ट
ये तो आप लोगों को पता है कि नॉन टर्मिनली स्टेरिलाइज्ड रेडियो फार्मास्यूटिकल्स जो है ना उनके लिए क्या होगा, ठीक है। और आपको लेमिनर फ्लो हुड चाहिए, अल्ट्रावायलेट लाइट चाहिए, फिर लेड लाइन ग्लव्स चाहिए, ठीक है। ये आइसोलेटर्स के लिए है। अच्छा जी, नेक्स्ट रोल ऑफ फार्मासिस्ट जी, रोल ऑफ फार्मासिस्ट। सर ये जैनब बता देगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। जैनब भाई आप बताएं जी। Assalamu alaikum class. Welcome. This is Zainab Ilyas and my topic of presentation are role of pharmacist, responsibilities of radio pharmacist and formulation of radio pharmaceutical. So hospital pharmacist role starts with the procurement, storage, preparation if necessary, disposal and then documentation. जितने पैकेजेस हमारे फार्मेसी पे आ रहे हैं रेडियो फार्मास्यूटिकल को, उनको आप सबसे पहले लेड वॉल्ट के अंदर जो है स्टोर करेंगे। उनका डेट एंड टाइम ऑफ रिसीट, परचेज ऑर्डर नंबर, नेम ऑफ आइसोटोप एंड क्वांटिटीज ऑफ आइसोटोप्स जो रिसीव आपने किया उनको आपने रिकॉर्ड करना है। फिर उस एरिया को और उसके सराउंडिंग एरिया को मॉनिटर करने के लिए आपके पास एक रेडिएशन सेफ्टी ऑफिसर होगा और रेडियो फार्मासिस्ट होगा। जितने रेडियो एक्टिविटी है उसको आप रिकॉर्ड कर लेंगे और ये सारा काम जो है वो फार्मेसी ऑफिस में मेंटेन किया जाएगा। और जब जरूरत होगी तो आप ये इंफॉर्मेशन रेडिएशन ऑफिसर, रेडिएशन सेफ्टी ऑफिसर और एटॉमिक एनर्जी कमीशन इंस्पेक्टर को प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ रेडियो फार्मासिस्ट, ये ऑलमोस्ट वही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो अभी हम रिपीट कर चुके हैं। इसमें हमने 5 पॉइंट्स करने हैं, ठीक है। जिसमें से फर्स्ट है ऑर्डर। अगर आप ये फॉर्मुलेशन भी आप ही का टॉपिक है, आपने कवर करना है तो काइंडली इस पे आ जाए, फॉर्मुलेशन ऑफ ओके सर, फार्मास्यूटिकल्स। ओके। सो फॉर्मुलेशन ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल में ये है कि कुछ तो रेडियो फार्मास्यूटिकल्स हमारे पास रेडी टू यूज फॉर्म में है, उनके लिए तो हमें कोई जो है प्रिपरेशन रिक्वायर नहीं है, जिसमें हमारे पास आयोडीन है, गैलियम है, आयोडीन इनकॉर्पोरेटेड रेडियो फार्मास्यूटिकल है, इस फिगर को आप आयोडोबेंजीन। ये जो फिगर मैंने अच्छा, ये फिगर बेसिकली ये है कि ये एक हमारे पास जो है क्रोमेटोग्राफी का एक हमारे पास ऑपरेटर है, टेक्नीशियन जनरेटर। तो टेक्नीशियम 99M जो है वो हम रेडियो न्यूक्लियोटाइड यूज करते हैं क्योंकि इसकी जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज आइडियल है। इसमें हमने ये करना है कि हमारे पास एक पेरेंट न्यूक्लियोटाइड होगा मोलिब्डेनम 99 एल्यूमिना कॉलम, और मोलिब्डेनम 99 जो है वो डायरेक्टली डिके होता है टेक्नीशियम 99M के अंदर। M का मतलब है मेटास्टेबल फॉर्म। और फिर जब आप इस कॉलम में से सॉल्वेंट पास करते हैं, सॉल्वेंट हमारे पास नॉर्मल सेलाइन है, तो नॉर्मल सेलाइन जो है सिर्फ टेक्नीशियम 99 को जो है सोडियम परटेक्नेट फॉर्म में जो है उसको एल्यूट करा देता है। बेसिकली सोडियम परटेक्नेट फॉर्म की जो वैलेंसी होती है वो -1 होती है, पहले जो थी वो इसकी मोलिब्डेनम की वो थी 2, तो वो कोवेलेंटली बाउंड होता है और वो एल्यूट नहीं करता। फिर जब ये -1 में कन्वर्ट हो जाता है और इनका जो बॉन्ड है वो भी चेंज हो जाता है, तो वो इजीली एल्यूट कर देता है। और फिर जो ये कॉलम से जो कलेक्शन जो हम ये कर रहे हैं टेक्नीशियम 99 को, इसको हम एल्यूशन बोलते हैं। और मोलिब्डेनम कंटिन्यूअसली जो है डिके करता रहता है टेक्नीशियम 99 में आफ्टर एवरी 23 आवर्स के बाद, और ये उस वक्त तक कंटिन्यू रहता है जब तक हमें जो है लो यील्ड ऑब्टेन ना होने लग जाए सोडियम परटेक्नेट की। फिर इसके बाद स्टेरिलाइजेशन कैसे करते हैं, ये जो आप सोडियम परटेक्नेट एल्यूट करवा रहे हैं? सर इसके लिए किट्स अवेलेबल है कि उनको हमने फ्रीज ड्राइड करना है। रबर कैप हमारे पास वायल होती है, इसके अंदर हमने इनको इंजेक्ट करना होता है। ये कमर्शियली भी हमारे पास अवेलेबल होती है, लेकिन इनको हम अगर हमारे पास आपने इस जनरेटर से जो आपने परटेक्नेटेट सोडियम परटेक्नेटेट एल्यूट की है, आप उसे स्टेरिलाइज कैसे करेंगे? क्योंकि उस सॉल्यूशन को आप एक्चुअली उस किट में ऐड कर रहे हैं। उसको हम ये इस पे लिखा हुआ है 0.22 माइक्रोन फिल्टर, मतलब आप उसको फिल्ट्रेशन से जो है ना स्टेरिलाइजेशन करेंगे उसके बाय मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन, ठीक है। ये आप एक इसमें लेबल जो है ना वो भूल गए थे, इसलिए मैंने आपको पूछा आपसे। अच्छा जी, नेक्स्ट करते हैं जी। आपने ये वाइल्स का बता रही थी, बिल्कुल बताइएगा किट्स का। ठीक है, ये वाइल्स हमारे पास कमर्शियली अवेलेबल भी है, और इसको अगर हमारे पास फैसिलिटीज अवेलेबल है, लाइक अगर हमारे पास लाइफलाइजर भी है तो हम खुद से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। और उसके बाद जो है हमने इसकी जितने जो रेडियो एक्टिविटी जितना हमने प्रोवाइड करनी है, जितने हमने इंजेक्ट करनी है, उसको हम कैलकुलेट करेंगे। और वाइल के अंदर जितना हमारे पास ये लिक्विड होगा और उसके ऊपर का जो इक्विवेलेंट वॉल्यूम होता है गैस का, उसको हम विथड्रॉ कर लेते हैं। और फिर इसको यूज करने से पहले आपने इसको डिसॉल्व करना, शेक करना है, बस। अच्छा जी, क्वालिटी कंट्रोल डिस्पेंसिंग ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल्स, ये किसका टॉपिक है? सर रबिया।
Assalamu alaikum, Rabia Claim here, and I'm going to present about the quality control test for radiopharmaceuticals. इसके लिए लाल टेस्ट करते हैं जो कि स्टेरिलिटी और पायरोजेनिसिटी के बारे में बताता है प्रोडक्ट्स की. देन डिस्पेंसिंग ऑफ रेडियोफार्मास्यूटिकल्स. ऐसी रेडियो फार्मास्यूटिकल्स जिनकी प्रिपरेशन रिकॉर्ड नहीं होती है उनको किसी भी टाइम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं. फिजिशियन जो है नेसेसरी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग डोज और टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड करता है. फार्मासिस्ट नेसेसरी कैलकुलेशंस करता है. उसके बाद कैलकुलेटेड वॉल्यूम जो है उसको स्टोक कंटेनर से वॉल में ट्रांसफर किया जाता है. उसके बाद उसे पेपर कप में रख के लेड कंटेनर में रख दिया जाता है और एडमिनिस्टर कर देते हैं पेशेंट को. डिस्पेंस करने से पहले उस पर लेबल लगाना लाजमी है अबव मेंशन इंफॉर्मेशन के साथ, और मटेरियल को देन एडमिनिस्ट्रेशन एरिया में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है. जबकि ऐसे रेडियो फार्मास्यूटिकल्स जिनकी प्रिपरेशन रिक्वायर होती है उसके लिए एक लिस्ट प्रिपेयर करके रेडियो फार्मासिस्ट को एक दिन पहले दे देते हैं ताकि नेक्स्ट मॉर्निंग फ्रेश टेक्नीशियम 99 मेटास्टेबल इल्यूशन जो है वो प्रिपेयर्ड हो. अदर एरियाज फिर उसके बाद ओके रेडियो फार्मासिस्ट को अबव मेंशन नॉलेज के अलावा रेडिएशन प्रोटेक्शन और गुड रेडियो फार्मास्यूटिकल प्रैक्टिस के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए. सर नेक्स्ट प्लीज. जी. रेडिएशन प्रोटेक्शन में अलारा प्रिंसिपल आता है जो कि टीडीएस के जरिए अचीव किया जाता है. अलारा प्रिंसिपल है एज लो एज रीजनेबली अचीवेबल, यानी कम से कम एक्सपोजर हो वर्कर का, जो कि टीडीएस से अचीव करते हैं. टाइम डिस्टेंस शील्डिंग. वैसे हमारे टाइम पास के जो है साथ ना सिर्फ 1 मिनट रह गया है तो काइंडली इसको जो है ना जल्दी से कंप्लीट फिनिश करते हैं. टाइम डिस्टेंस ठीक है शील्डिंग इंटेंसिटी तो आपने बता दिया. ठीक है जी, ये बता दें जी ठीक हम है सर. कैसे करते हैं. शॉर्ट लिव जो रेडियो शॉर्ट लिव रेडियो न्यूक्लियर्स की 10 हाफ लाइफ जो कंप्लीट हो जाते हैं कंटेनर में, तो उसको ऑर्डिनरी मटेरियल की तरह डिस्पोज ऑफ कर देते हैं. जबकि लॉन्ग लिव जो है उनको ऑथराइज कमर्शियल फर्म्स तक ट्रांसफर किया जाता है जो कि उन्हें बड़े और बर्न कर देते हैं. सर नेक्स्ट. ओके सॉरी. फिर इसके बाद स्पेशल मटेरियल का था, उसमें ये है कि एनिमल टिश्यूज और अगर पेशेंट का बॉडी फ्लूइड हो तो उसको जो है वो इंसिनरेट करते हैं. और अगर इसकी अमाउंट जो है वो 1.85 किलो बेकरल से कम है तो इसको रेगुलर नॉन रेडियो एक्टिव ट्रैश की तरह डिस्पोज ऑफ करते हैं. लास्ट में डॉक्यूमेंटेशन. इसकी डॉक्यूमेंटेशन भी बहुत ज़रूरी है कि कौन सा मटेरियल हम डिके कर रहे हैं, एनवायरनमेंट में रिलीज कर रहे हैं, मटेरियल इंसिनरेट कर रहे हैं या मटेरियल जो है वो ट्रांसफर कर रहे हैं अथॉरिटी में. इसमें हम अमाउंट, टाइप ऑफ एक्टिविटी, डेट, टाइम जो है वेस्ट डिस्पोजल लॉगबुक में मेंशन करते हैं. सो दैट्स ऑल अबाउट न्यूक्लियर फार्मेसी. थैंक यू सो मच. अच्छा, आप इवनिंग के जो स्टूडेंट्स हैं मैं दोबारा से जो है ना एक ये मीटिंग जो है ना वो स्टार्ट करता हूँ, तो उसमें जो है ना आप लोग इवनिंग के जो स्टूडेंट्स हैं वो 10-15 मिनट में दे दें प्रेजेंटेशन. ठीक है जी, हो जाएगा. इकरा सरफराज इवनिंग से या मशर. आप लोग बता सकते हैं इवनिंग के स्टूडेंट्स अभी अवेलेबल हैं? जी सर. कौन है